दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी संसद को किया संबोधित। घंटे भर के भाषण में तालियों से गूंजती रही संसद। अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने एआई से की भारत अमेरिका संबंधों की तुलना। कहा, जब भारत बढ़ता है तो बढ़ती है पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरे की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी ने बताया खास। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा, अमेरिका दौरे के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए जो भारत के नवनिर्माण की पटकथा लिखेंगे। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन न केवल अनुसंधान बल्कि व्यावसायिक अवसरों को भी देगा बढ़ावा। पटना में विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तीखा हमला। बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने कसा तंज। कहा, आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। जम्मू में बलिदान दिवस पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर की 2 दिनों के दौरे की शुरुआत। बेतस्ता सांस्कृतिक महोत्सव में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में आ रहा है परिवर्तन। युवाओं से की अपील, आप परिवर्तन के साथ जुड़ जाएं। पत्थर चलाने में हमारा नहीं, लैपटॉप पकड़ने में हमारा है कल्याण। और वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे टीम की करेंगे कप्तानी। यशस्वी जायसवाल को पहली बार टेस्ट टीम में मिली जगह। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है और पावर पैक्ड सीईओ से मुलाकात, प्रोफेशनल से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहेगा। लेकिन नजरें रहेंगी जब प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर उत्साह देखते ही बनता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री कांग्रेस को संबोधित करने के लिए पहुंचे। और इससे पहले साल 2016 में भी उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस सभागार में पहुंचे तब सांसदों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनकी एक झलक पाने और मोबाइल में तस्वीर लेने के लिए एक होड़ सी नजर आई। पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।
भारत अमेरिका के संबंधों की प्रगाढ़ता और नई ऊर्जा इस दौरान साफ नजर आई। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर से सराहना की। उन्होंने बताया कि बीते दशक में भारत ने किस तेजी के साथ विकास किया है। 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना भी इसी में शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन से भी अमेरिकी कांग्रेस को परिचित करवाया। प्रधानमंत्री ने भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से अमेरिका की मित्रता और उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद दिया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. और प्रधानमंत्री जब कैपिटल हिल पहुंचे तो वहां उनकी अगवानी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने की। वहीं संबोधन खत्म होने के बाद सांसदों ने प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ्स भी जमकर लिए। और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। देखते हैं कि दोनों नेताओं के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बनी और दोनों देशों के बीच कौन कौन से समझौते हुए। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस द्विपक्षीय वार्ता ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की तरफ से रक्षा, अंतरिक्ष, कारोबार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इन घोषणाओं में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस द्वारा भारत में युद्धक विमान का इंजन बनाने से लेकर माइक्रॉन द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग तक की घोषणा शामिल है। Agreement to produce GE 414 engine. The other elements include India's plan to procure MQ-9B Reaper drones from the US. There have also been some decisions and announcements with regard to placement of defense personnel in each other's facilities to better understand different systems and their operations. We have also announced commencement of negotiations with US Department of Defense for concluding a security of supply arrangement, as also discussions on the reciprocal defense procurement agreement. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पीएम की इस राजकीय यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के बीच किन किन मुद्दों पर बनी है सहमति। सबसे पहले अमेरिका ने बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की बात कही है। वहीं भारत ने लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिएटल में एक मिशन स्थापित करने की बात कही। साथ ही गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय शिखर वार्ता शुरू होने से पहले व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि भारत ने आर्टेमिस संधि में शामिल होने का फैसला किया है। बता दें कि आर्टेमिस संधि 1967 की भारी अंतरिक्ष संधि OST पर आधारित है। ये 2025 तक मानव को चंद्रमा पर उतारने का अमेरिकी नेतृत्व वाला एक प्रयास है। इसके साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के बीच 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने पर भी सहमति बनी है। वहीं अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान किया है, जिस पर $2.75 बिलियन का निवेश किया जाएगा। मोदी और बाइडेन के बीच वार्ता में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को लेकर भी सहमति बनी है। ये दुनिया का सबसे घातक मानव रहित विमान है, जो अपने अचूक निशाने व सटीक निगरानी के लिए जाना जाता है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच जेट इंजन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नए समझौते के अनुसार तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 को पावर देने के लिए एरोस्पेस के
414 इंजन का भारत में सह उत्पादन किया जाएगा। वहीं उन्नत कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दोनों देश भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र स्थापित करेंगे, जो हमारे उद्योगों, शिक्षाविदों और सरकार के बीच अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री की ये अमेरिकी यात्रा कई मायनों में खास है। आने वाले समय में ये यात्रा भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए आयाम गढ़ने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तमाम समझौते दोनों देशों के बीच और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत अमेरिका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में हुए समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष को लेकर हुए समझौते के बाद अमेरिका के अगले मिशन में एक भारतीय के शामिल होने का रास्ता भी खुल गया है। The first human being to land on the surface of moon was Neil Armstrong, an American, where we were still, catching up. It's also quite possible that the first mission or the next mission to the space station could have an Indian along with an American. So it's not yet finalized, but now the decks are cleared for those kind of ventures as well. और साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका अब भारत को बराबर का भागीदार बनाना चाहता है। What has been envisaged by the American space experts, space scientists, is returning to the moon or landing humans on the moon. They have planned out certain ambitious programs for the next 2-3 years, and they wish India to be equal partners. No longer is India now operating from a position of weakness or a position of being lesser equipped. We are now collaborating as equal partners. We are offering them as much as they have to offer us. और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में भारत शीर्ष के 5-6 देशों में शामिल है। उन्होंने बताया कि अब भारत इस क्षेत्र में भी अमेरिका के साथ सहयोग करेगा। We have recently now the quantum technology, which placed India into an elite club of about just 5-6 countries, and there also the agreements being signed include collaboration in advanced computing, including the US Quantum Development Consortium getting involved with Indian counterparts. The fact here is that quantum technology, to my mind, signifies India's pace at an equivalent level to any other country of the world. Because today, with quantum technology, we are at the same level as the other 6-7 countries. साथ ही जितेंद्र सिंह ने बताया कि अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन को लेकर हुआ समझौता भी एक बड़ी सफलता है। We will also have the Predator drones is another big breakthrough because they are useful for a territory, for a region afflicted by foreign sponsored terrorism. There is a particular value of that. और वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत और अमेरिका के बीच हुए तकनीकी समझौते के बारे में बताया और कहा कि इन उभरती प्रौद्योगिकियों में हुए समझौतों से भारत के युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण अवसर तैयार होंगे। कल के जो अनाउंसमेंट्स हैं सेमीकंडक्टर में, एआई में, क्वांटम में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, ये चारों क्षेत्र जो हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने भारत और अमेरिका का बीच इस रिलेशनशिप और इस पार्टनरशिप के साथ एक तरह से एक सिग्नल कर दिया है भारत को, भारत के युवाओं को, कि आने वाले दशक इंडिया टेकेड में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। 3 जो अनाउंसमेंट हुए हैं कल, मेरे हिसाब से मिनिमम 80,000 जॉब तो होंगे ही होंगे मिनिमम, और इनका इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, सप्लाई चेन में कितने जॉब्स क्रिएट होंगे, वो टाइम ही बताएगा। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। एनआईए ने पाकिस्तान से हथियार और ड्रग की तस्करी मामले में 13 पाकिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। भारत में आतंकी वारदातों के लिए तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। ये चार्जशीट गुजरात के अहमदाबाद में दाखिल की गई है। एनआईए ने दिसंबर 2022 में इनके पास से हथियार और ड्रग्स बरामद किए थे।
आगे की खबरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अमित शाह ने आज जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। धोखे से अरेस्ट कर लिया गया। हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में हुई विपक्ष की एकता बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते हैं, और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। और वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हुई विपक्षी दल की बैठक पर तीखा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जीवन में कभी भी नहीं सोचा होगा कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने ममता बनर्जी का अपमान किया था, तृणमूल उनके साथ होगी। उन्होंने कहा कि स्वार्थ का यह गठबंधन बहुमुखी है। ये जीवन में कभी भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नहीं सोचा होगा कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें अपमानित किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में कांग्रेस हमेशा डीएमके पर आरोप लगाती रही। आज महागठबंधन में ये दोनों साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी जिंदगी भर जिस लालू प्रसाद यादव की निंदा करती रहीं, उनके पैर छू रही हैं। इन सब का दोहरा चरित्र आज जनता के सामने है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या में सहयोग देने का आरोप लगाया। एक दिन उसी डीएमके के साथ गांधी खानदान के नेतृत्व में रिश्ते कांग्रेस पार्टी के और मधुर होंगे। राष्ट्र ने देखा ममता जी ने लालू जी के चरण स्पर्श किए। और महागठबंधन पर सत्ता का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि इनके निशाने पर मोदी नहीं बल्कि भारत के खजाने की तिजोरी है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन की शुरुआत में ही गठबंधन को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना इस बात का संकेत है
कि इस अनहोली अलायंस के साथ क्या पॉलिटिकल अनहोनी होने वाली है। ये गठबंधन स्वार्थ का है। हम कतई भ्रमित ना हो, निशाने पर मोदी नहीं, भारत की तिजोरी है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के दाबग्राम इलाके में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। इस अग्निकांड में ऑफिस के फर्नीचर समेत कई सामान जल गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गुरुवार देर रात को जानबूझकर भाजपा कार्यालय में आग लगाई गई है। हालांकि आग लगाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन भाजपा का आरोप है कि इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ है। प्रदेश में हिंसा के मामले और इस आगजनी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जब तक ममता बनर्जी कुर्सी पर रहेंगी ये चलता रहेगा। इसका हल यही है कि ममता बनर्जी को कोई वोट ना दे। देखिए, थाना कंट्रोल करेगा कि करेगा नहीं वो तो ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट फेज में 22 कंपनी का जो तैनात हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कंपनी का सीओ का नाम और नंबर मिल गया। उस एरिया में इसका बाद जो पीएस एरिया में डिप्लॉयमेंट होगा उसका सीओ का नाम और नंबर मिल जाएगा आम आदमी का पास, सब प्रार्थी सब पॉलिटिकल पार्टी का पास। कुछ होगा तो थानादार का साथ साथ सीओ का पास भी हम लोग कंप्लेन करेगा। सीओ को कार्रवाई करना ही पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रिक्विजिशन है, डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। ये हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उसका जो खंडपीठ है उसका ऑर्डर से हुआ है। इसको कोर्ट ऑर्डर डिप्लॉयमेंट हुआ है, इसलिए एक भी वायलेंस में जीरो टॉलरेंस ये देखने का काम सेंट्रल फोर्स का है। हर कंपनी का सीओ को कंप्लेंट मिलते ही तुरंत रेस्पॉन्स करना चाहिए, और रेस्पॉन्स में रुकावट डालेगा जो उसका बात तो कोर्ट है, रुकावट करेगा, इंसिडेंट होगा तो हम लोग कोर्ट में जाकर बोले हम लोग को तो ये स्कोप है, हम लोग कोर्ट में पिटीशन डायल करेगा। जो सीएपीएफ को काम करने नहीं दे रहा है ममता पुलिस, जब तक ममता बनर्जी कुर्सी में रहेगी ये चलेगी। ये सॉल्यूशन है, नो वोट टू ममता, नो वोट टू ममता। और अब खबर कर्नाटक से। जनता को झूठे वायदे करके सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस को एक बार फिर से कर्नाटक में जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जनता सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के बिजली के दाम बढ़ाए जाने से नाखुश है। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के मुफ्त बिजली देने के वायदे के बीच घमासान शुरू हो गया है। जून से कर्नाटक में बिजली 2 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर कर्नाटक के लोग 200 यूनिट स्लैब से ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें इस महीने 2 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह अतिरिक्त लागत ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन FPPCA है और इसमें अप्रैल से बकाया शामिल है। जून से बिजली बिलों में 1 रुपये 49 पैसे प्रति यूनिट का FPPCA लगाया जाएगा तो बिजली की दर 2 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट होगी। इस पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था तो अब सत्ता में आई कांग्रेस अपने वायदे से पीछे हट रही है। ये KERC के द्वारा एक जो ऑर्डर दिया गया है जिसमें कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के रेट्स को काफी 30 to 40%, 50% तक जो बढ़ाया है, उसमें हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान इस ढंग से हुआ है कि स्टील को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी रॉ मटेरियल की तरह होती है। 1 टन स्टील बनाने में करीब 900 यूनिट से 1000 यूनिट स्टील लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो अगर जो रेट इन्होंने 2 रुपया 48 पैसा है, करीब समझ लीजिए 2 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट जो बढ़ाया है, उसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 2200 रुपीज से लेके 2400 रुपीज पर टन तक ज्यादा हो जाएगा। Every month I am paying around 20 lakhs rupees of electricity charge. So since last month we have received around 40% hike of around 28 lakhs, which is abnormal, and with this kind of a hike in the power will not be able to compete with the other competitors. Recently
April month and May month bills have seen an increase in the tariff. And this increase has come because of the increase granted by KERC to all the HESCOMs. But this increase is so high that many of my friends, and when I consulted other industrialists also, their bills have gone up by 30 to 70%. In our case, it has gone up by about 35%. So I feel this abnormal increase of 35% per unit will not be able to withstand this high increase. We will not be competitive. Our products will not be competitive. Our services also will not be competitive. कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजली दरों में उच्च मूल्य वृद्धि के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान भी किया था। कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बयान में कहा कि पिछले 8 दिनों से सरकार को लगातार बिजली दरों में बढ़ोतरी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं जनता के भारी विरोध को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि सरकार ने बिजली की कीमतों में वृद्धि का फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस का कहना है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला कर्नाटक बिजली नियामक प्राधिकरण का है और यह अतीत में तय किया गया था। हमने इसे केवल लागू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गले की फांस बन रही है ये 5 गारंटी सिद्धारमैया सरकार के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।